सुप्रभात। कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। परीक्षा से पूर्व आप लोगों को कुछ बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना है। आप लोग इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत तक इसमें सिलेबस भी आपको बताया गया है कि कहाँ तक और कितना कैसे पढ़ना है। और अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जितने भी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी है केवल लिखने का तरीका, बाकी सब कुछ लिखा हुआ 10 वालों के लिए है। विशेष महत्वपूर्ण है लिखने का तरीका, जो आप लोग इकट्ठे ही सब कुछ लिख लेते हैं और कुछ अस्पष्ट नहीं होता है। परीक्षा में कॉपी चेक करते वक्त यह भी नहीं समझ में आता कि कहाँ नंबर है और कौन सा किस जगह पर नंबर दिया जाए, कौन से प्रश्न की संख्या है, ये क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब कॉपी पाते हैं यूपी बोर्ड में, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये आपकी एक लाइन सीधी होती है और ये एक लाइन आपकी लाइन खींचनी होती है। तो सारे विद्यार्थी, सारे परीक्षार्थी परेशान होते हैं। ये लाइन आपको खींचनी पड़ती है। तो ये लाइन न खींचने के लिए मैं आपको एक वीडियो दे रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ कि एक स्केल के बराबर इसे आप इतना ही मोड़ लीजिएगा और इधर से भी मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अपनी कॉपी को इस तरह से खोल दीजिएगा, फिर पलट करके इसको बराबर में ऐसे कर लीजिएगा। अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि जहाँ से आपने ये कॉपी पलटी है, मान लीजिए आपकी लाइन है, यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको लिखना है। ये रहा आपका जो समय लगता है लाइन खींचने में, 2-4-5 मिनट, वो आपका बहुत ही आसानी से बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम कॉपी पर आप लोगों को लिख करके यह वीडियो बना रहे हैं कि कैसे प्रश्न पत्र आप लिखेंगे। एकदम बीच में हमने लिखा है प्रश्न नंबर 3, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। आएगा तो आप लोगों को सब कुछ। परीक्षा में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग एक ही किताब 2-2 बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेगा प्रश्न नंबर 3 बीच में, या 4 या 2 या 5 जो आपका होगा। 1 से 20 तक तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। फिर हमने यहाँ लिखा प्रश्न नंबर 3। कोई भी आप प्रश्न संख्या डाल सकते हैं, क्रम से कोई जरूरी नहीं है। 20 के बाद आपको 21 से प्रश्न संख्या लिखनी है, 20 तक तो आपको OMR सीट पर देनी है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ श्लोक हमने लिखा है, फिर संदर्भ लिख करके यहाँ डैश दे करके ये लाइन मैंने छोड़ करके, फिर देखिए कितना स्पष्ट यहाँ से हुआ है। फिर ये हिंदी अनुवाद लिखने के लिए ये लाइन रेखा खींच करके सब कुछ स्पष्ट आपको दिख रही है। फिर आपकी कॉपी में यह पेज बचता है, 7-8 लाइन बचती है। तो आप इस लाइन को छोड़ देंगे, यहाँ आप प्रश्न कोई नहीं डालेंगे। फिर अगला पेज पलट लेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पेज को पलट लिया, अगले पेज पर मैंने लिखा है प्रश्न संख्या 6, तुलसीदास का जीवन परिचय। आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। पतली पेन से लिखेंगे तो भी स्पष्ट दिखेगा, लेकिन जब ऐसे आप करके लिखेंगे तब, और एक ही लाइन में सब कुछ लिख लेंगे तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। देखिए, यहाँ मैं लिखने का प्रयास केवल आप लोगों को बताने का तरीका लिखी हूँ कि कैसे लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित
और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। आगे भी है इसमें, लेकिन मैं इसे छोटा करके लिखी हूँ। फिर तुलसीदास का देखिए, तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आगे भी इनके जीवन के संबंध में है और जन्म के संबंध में एक दोहा है। आप लोग लिखेंगे तो दोहे का प्रभाव अच्छा पड़ता है, नंबर बढ़िया उठता है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर यानी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। फिर यहाँ इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। मालूम पड़ता था कि ये बहुत 5 वर्ष के बालक हैं। इनके मुख में दांत भी पूरे मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला और लोग इन्हें रामबोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर के इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ करके इनका क्या किए, त्याग कर दिए और इनका पालन पोषण किसी एक दासी ने किया था। बाकी आप लोग जीवन परिचय देखिए। फिर मृत्यु के संबंध में संवत 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा है। फिर देखिए यहाँ हम लिखने के बाद पुनः पेश। फिर यहाँ है इनकी रचनाएं देखिए ऐसे लिखे हैं। फिर लाइन से ये रचना हो गई आपकी। फिर हम बीच में यहाँ 5-6 लाइन छोड़ने के बाद प्रश्न संख्या 7 डाले हैं। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। प्रश्न संख्या 7 में हमने लिखा है कि एक श्लोक आता है लिखने के लिए कि जो प्रश्न पत्र में आपके न आया हो, तो वह श्लोक है वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यह प्रश्न आप लिखे। फिर यह पेज बचा, आप यहाँ अगला प्रश्न डालें। यहाँ आपको काव्य लिखना है, काव्य की व्याख्या करनी है। तो संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है। व्याख्या करने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह काव्यगत सौंदर्य है। क्योंकि बच्चे जब काव्यगत सौंदर्य डालते हैं तो रस, छंद, अलंकार एक ही लाइन में सब कुछ लिख डालते हैं, जो कि स्पष्ट और क्लियर नहीं होता है। तो आपको यहाँ काव्यगत सौंदर्य में लिखना है कि मनुष्य स्वभाव का सुंदर चित्रण हुआ है, छंद जो है दोहा है, अलंकार जो है उपमा है। आप क्रम से इसको सुंदर स्पष्ट लिखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने है कि आप लोग क्या क्या और कितना पढ़ेंगे परीक्षा में। बहुत अधिक समझ नहीं पाते हैं बच्चे और कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो मैं बहुत अधिक नहीं आप लोगों को पढ़ने के लिए कह रही हूँ। पढ़े तो आप बहुत ही हैं, लेकिन 4 आपको मैं ऐसी रचनाएं बताती हूँ, ऐसा जीवन परिचय बताती हूँ कि 4 तो आप कंठस्थ कर लीजिए। 4 में से एक आपको पक्का मिलेगा बोर्ड पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले हमने ममता लिखा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का भी है और रामधारी सिंह दिनकर का है और राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये 4 जीवन परिचय आप याद कर लेंगे। तो इसमें से एक आपको अवश्य मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। फिर ममता से आपको गद्यांश रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को मिल जाएगा। मित्रता से मिल जाएगा, मित्रता से अधिक बार पूछा है, ममता से भी पूछा है। और सबसे अधिक अगर अब तक बोर्ड पेपर में पूछा जाता था तो रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से बहुत अधिक प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये कोरोना काल में जो पाठ था वो कट कर दिया गया था, लेकिन इस साल पुनः जोड़ दिया गया है। तो इसको आप गद्यांश के लिए अवश्य देख लीजिएगा। 2 तो
3 तो आप पढ़ेंगे ही, ममता, मित्रता और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लास्ट में एक भारतीय संस्कृति को भी आप देख लेंगे। इतने में आपको पक्का है कि बस 4 चैप्टर ही देखिए, आपको मिल जाएगा। बहुत अधिक मत पढ़िए, लेकिन इतना तो पढ़ लीजिए। काव्य खंड आप देखिए। जीवन परिचय के लिए तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। कई बार आप लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं, तो आप लोगों को वैसे भी याद होगा, बस एक बार देखना होगा। तो ये 4 जीवन परिचय अवश्य देख लीजिएगा। कवि का व्याख्या के लिए आपको सूरदास के पद पढ़ने हैं, तुलसीदास वन पथ पर पढ़ लीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं संस्कृत खंड पर। संस्कृत खंड में आप देखेंगे कि वाराणसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गद्यांश आपसे पूछा जाता है। अन्योक्ति विलासः, इसमें से आपको श्लोक की व्याख्या करने को आएगा। प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ लीजिएगा, भारतीय संस्कृति पढ़ लीजिएगा और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद एक बार देख लीजिएगा। 4 तो आप पक्का पढ़ लीजिएगा गद्यांश के लिए। मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पक्का आएगा। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र हर साल पूछा जाता है। और मातृभूमि के लिए सारांश पढ़ लीजिएगा। ये चंद्रशेखर आजाद मैंने गलती से लिख दिया है। मातृभूमि सर्ग का पूरा सारांश पढ़ लेंगे तो सारांश में आपको 3 सर्ग मिल जाएंगे। जब सारांश पढ़ेंगे तो 2 ही प्रश्न बनता है अथवा करके आता है। एक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र होगा, उसमें आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा। और मातृभूमि खंड काव्य के लिए जब आप सारांश पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आपको सर्ग मिल जाएगा। हाँ, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग में क्या क्या है, कौन कौन से सर्ग को किस नाम से जाना जाता है, ये आप अवश्य जानते रहें। उसके बाद आपको एक कंठस्थ किया हुआ अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखना है, जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो। ये सब आप लोग जान रहे हैं। फिर बहुविकल्पी प्रश्न के लिए सबसे पहले टॉपिक वो छूट गया था कि रचनाएं, सबसे अधिक रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा रचनाएं। और आपको पढ़ने हैं कि रीतिकाल को कब से कब तक माना जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये पढ़ लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में अब मिलेंगे। रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द, ये सब आपके कहाँ मिलेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न में। संज्ञा पढ़ने को कहा गया था, तो हम आपको बार बार बताते थे कि अकारांत, इकारांत, उकारांत 3 आप तैयार करिए। 3 में से आपको अवश्य मिलेगा। तो फल है, मति है, मधु है। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए और फिर आपको धातु पढ़ने हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में है लट, लोट, लिट, यानी लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग जो चाहिए के अर्थ में आपको क्या पढ़ना है, यानी लट, लोट, लिट और विधिलिंग आपको चारों पढ़ना है। किसमें? पठ धातु में, हस धातु में, दृश्य में और पच में। ये 4 आपके सिलेबस में है। आप अगर पच को छोड़ दें तो 3 तो आप पक्का पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे अधिक आप अगर पढ़ना चाहें तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आप एकदम पढ़ लीजिए। इसमें से थोड़ा भी कम मत पढ़िएगा परीक्षा के लिए। और पुनः आप लोगों को एक बार यह बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि आप लोग पढ़िए
परीक्षाएं बार बार नहीं आती हैं। हाई स्कूल, यूपी बोर्ड की परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद सारे कार्य आप लोग करिएगा। और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि कोई भी विद्यार्थी वंचित न रह जाए। इस तरीके से धन्यवाद।